ग्लोबल आईटी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो है हम अपना फिटर थ्योरी सेकेंड ईयर का जो हमारी 500 क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी उसमें जो है हमने 75 क्वेश्चन तक किया था। 1 से 25, 25 से 50 और 26 से 75 तक हुआ था। 3 पार्ट हुआ था, चौथा पार्ट है हमारा और आज हम 76 से 100 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, बाकी आप जानते हैं कि हमें पीडीएफ चाहिए होगा तो पीडीएफ कहाँ से मिलेगा। पीडीएफ डाउनलोड के लिए वेबसाइट लिखी हुई है www.globaliti.org। आप यहाँ पे विजिट कीजिए और वहाँ से आप आसानी से जो भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ आज या जो मैंने पहले करा रखे हैं सबके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आप जब ये वेबसाइट आप ओपन करेंगे globaliti.org, वेबसाइट ओपन करते ही आपके सामने आपके फ़ोन में इस टाइप से स्क्रीन खुल जाएगा। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे 3 डॉट बने हुए हैं, 3 डॉट पे आपको क्लिक करना है। 3 डॉट पे क्लिक करते ही आपके सामने इस टाइप से पेज खुलेगा जिसमें होम वगैरह सब नई अपडेट लिखी आएंगी। यहाँ कोर्स होता है, कोर्स के यहाँ एरो पे क्लिक करेंगे। आप एरो पे क्लिक करेंगे तो नीचे आपको जो है आगे का ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, कोर्स के नीचे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको वर्कशॉप, कैलकुलेशन, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी, फिटर थ्योरी सब दिखा। तो फिटर थ्योरी दिख जाएगा आपको फिटर थ्योरी पे क्लिक करना है। जब फिटर थ्योरी पे क्लिक करेंगे तो उसके आगे आपको फिटर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर लिखा हुआ मिल जाएगा। तो आप वहाँ से अपना क्लिक करके आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे कोर्स पे क्लिक करते हुए क्या हुआ, ढेर सारे ऑप्शन खुल गए। तो आपको वहाँ फिटर थ्योरी दिखा होगा। फिटर थ्योरी पे क्लिक करते ही आपके सामने इस टाइप से पेज आएगा और आप आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा 76 नंबर है। महीन अपघर्षण कणों का उपयोग किस ऑपरेशन में किया जाता है। महीन का मतलब फाइन हो गया, अपघर्षण मतलब अब्रेसिव पार्टिकल। कौन सा, ये जो आपको 4 प्रोसेस दिए गए हैं इनमें से कौन सा ऐसा ऑपरेशन है या कौन से टूल के द्वारा ऐसा ऑपरेशन या प्रोसेसिंग किया जाता है जिनमें हम महीन अपघर्षण यूज करते हैं, मतलब फाइन अब्रेसिव कण यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? फाइन अब्रेसिव पार्टिकल यूज करते हैं। तो क्या इसमें होता है फाइलिंग में तो कोई हमारा अब्रेसिव पार्टिकल नहीं यूज होता, वो तो फाइल होती है जिसकी मदद से फाइलिंग की जाती है। तो ये ऑप्शन होगा नहीं। ठीक है, स्क्रैपिंग में भी जानते होंगे आप। स्क्रैपर एक टूल होता है जिसकी मदद से वो चीज़ल टाइप की होती है जिसकी मदद से हम सतह को खुरच करके उसको हम समतल बनाते हैं। तो ये भी नहीं होगा। पॉलिशिंग में हम ऊन, कागज वगैरह के, इसमें क्या होती है सरफेस से कोई हमें शुद्धता से मतलब एक दूसरे से नहीं मतलब होता। पॉलिशिंग सिर्फ सतह को चमकदार बनाती है और उसके लिए हम पॉलिशिंग में क्या यूज करते हैं तो कागज, रबड़, इस टाइप का हम नरम चीज़ यूज करते हैं। सॉफ्ट लेदर वगैरह सॉफ्ट चीज़ें यूज करते हैं जो सतह को चमकदार बनाए। इसमें भी अब्रेसिव पार्टिकल नहीं यूज होता। लैपिंग वह ऑप्शन है हमारा जो सही होगा, क्योंकि लैपिंग ऑपरेशन में हम क्या करते हैं, एक लैप होता है, लैपिंग टूल होता है जिसको मैंने आपको पहले भी क्वेश्चंस में दिखाया था फिगर में। उस पर हम क्या करते हैं अब्रेसिव पार्टिकल का लेप लगाते हैं, उसकी मदद से हम फिर सतहों की फिनिशिंग करते हैं। अब्रेसिव पार्टिकल तो महीन कण होते हैं जो कि सरफेस को घिसते हैं और उनको एक्यूरेसी में ले आते हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? लैपिंग सही होगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नॉर्मलाइजिंग करने का उद्देश्य क्या है। नॉर्मलाइजिंग करने का उद्देश्य क्या? नॉर्मलाइजिंग क्यों करते हैं? काटने की क्षमता जोड़ना। तो आप जानते हैं काटने की क्षमता किसी भी टूल की तब बढ़ेगी जब उस पर हार्डनिंग प्रोसेस किया जाए। हार्डनिंग के द्वारा वो टूल कठोर होता है और वो जितना अधिक कठोर होगा उसकी काटने की क्षमता बढ़ेगी या कह लीजिए काटने की क्षमता जुड़ेगी। उच्च कठोरता का, तो भाई नॉर्मलाइजेशन से उच्च कठोरता भी नहीं होगा। उच्च कठोरता कब प्राप्त होगा आपका? जब आप हार्डनिंग प्रोसेस करोगे। तो यह भी नहीं हो सकता। घिसने के प्रतिरोध को बढ़ाए। कोई चीज़ घिसने का प्रतिरोध मतलब वो विरोध करे, वो घिसे नहीं। कोई चीज़ कब नहीं घिसेगी? जब वो कठोर होगी। जो जितना अधिक कठोर होगा वो उतना ही जल्दी नहीं घिसेगा। तो इसका मतलब घिसने का प्रतिरोध बढ़ाने के लिए भी हमें हार्डनिंग प्रोसेस करना पड़ेगा। तो यह भी सही नहीं हो सकता। लास्ट ऑप्शन है स्ट्रेस और स्ट्रेन को दूर करना। मतलब जो हमारा जो भी जॉब है या जो भी चीज़ है उसमें प्रोसेस के दौरान जो स्ट्रेस और स्ट्रेन उत्पन्न हुआ है उसके आंतरिक स्ट्रेस और स्ट्रेन है उनको दूर किया जाता है नॉर्मलाइजिंग के दौरान। नाम से पता चल रहा है कि मेटल वगैरह को नॉर्मल स्टेज में ले आना, उन्हें नॉर्मलाइजिंग करना। तो जो भी स्ट्रेस स्ट्रेन उनके अंदर उत्पन्न हुआ था उसे दूर करके नॉर्मल करना। जैसे इंसान होता है वह भी कभी ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, परेशान हो जाते हो, तो फिर होता है कि आप नॉर्मल हो जाइए, ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए नहीं तो फिर आपके हेल्थ पे असर पड़ेगा। तो हम क्या होते हैं जब स्ट्रेस होते हैं तो उससे नॉर्मल होने की कोशिश करते हैं। तो वही चीज़ है स्ट्रेस स्ट्रेन नॉर्मलाइजिंग। ठीक है, याद रहेगा आसानी से। स्ट्रेस स्ट्रेन को दूर करना किसके दौरान? नॉर्मलाइजिंग के दौरान। नॉर्मल हो जाएंगे तो स्ट्रेस स्ट्रेन दूर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। स्टील की संरचना में 0% कार्बन होता है कि इसमें से स्टील की कौन सी संरचना है जिसमें 0% कार्बन होता है। ठीक है,
तो फेराइट, पियरलाइट, आस्टेनाइट और सीमेंटाइट। मैं सबके बारे में बता देता हूँ आपको। फेराइट जो होगा ये ऑप्शन आपकी सही होगी, फेराइट, क्योंकि आप जानते होंगे फेराइट सबसे अधिक शुद्ध लोहा होता है। जो जब लोहा हमारा शुद्ध होता है तो उसे फेराइट बोला जाता है। शुद्ध का मतलब जो उसमें कार्बन की मात्रा बिल्कुल ना हो, या फिर कार्बन की मात्रा नगण्य के बराबर होती है, 0.08% से 0.08% से 0.025% तक, मतलब बहुत ही कम होती है कार्बन की मात्रा, या इसे नगण्य कह सकते हैं, तो वो फेराइट होता है। तो इसीलिए पूछा स्टील की किस संरचना में 0% कार्बन, तो फेराइट होता है, इसमें कार्बन की मात्रा नहीं होती है, वो शुद्ध लोहा होता है। जब हम फेराइट में कार्बन की मात्रा बढ़ाना स्टार्ट करते हैं तो पियरलाइट की स्ट्रक्चर बनाता है। इसका मतलब पियरलाइट में कार्बन होता है तो जीरो का कोई सवाल ही नहीं है। जब फेराइट में कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है तो पियरलाइट स्ट्रक्चर बनता है। जब हम कार्बन की मात्रा बढ़ाते जाते हैं तो जो भी फेराइट है, मैंने बताया था आप लोगों को, जिन्होंने पेट क्लास ज्वाइन किया होगा उन्हें पता होगा कि जो फेराइट होती है, मान लीजिए पूरा हमारा फेराइट है, इसमें हमने कार्बन मिलाया तो फेराइट और कार्बन मिलकर के क्या होगा, पियरलाइट में बदल जाएगा। फिर कार्बन मिलाएंगे, फिर पियरलाइट में बदलेगा, फिर कार्बन मिलाएंगे, फिर पियरलाइट में बदलेगा। मतलब कार्बन बढ़ाते बढ़ाते एक ऐसी स्थिति आती है कि संपूर्ण फेराइट हमारा पियरलाइट में बदल जाता है। जो फेराइट हो पूर्ण रूप से किस में बदल जाएगा, पियरलाइट में। कैसे, कार्बन की मात्रा बढ़ाते बढ़ाते। कार्बन की मात्रा और बढ़ाया जाए तो अब ये पूरा पियरलाइट में बदल चुका है, तो पियरलाइट और कार्बन रिएक्शन करके सीमेंटाइट बनाते हैं। अब कार्बन की मात्रा जैसे जैसे पियरलाइट बनने के बाद जैसे जैसे आप कार्बन की मात्रा बढ़ाएंगे तो वह फिर सीमेंटाइट में बदलने लगता है, जो कि सीमेंटाइट सबसे कठोर पदार्थ होता है। कठोर कब होगा, जब उसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा होगी। और आस्टेनाइट क्या होता है, तो आस्टेनाइट में भी कार्बन मिला होता है। आपने पढ़ा होगा कि जब भी हम स्टील के स्ट्रक्चर वगैरह को, कोई भी हमारा स्टील है उसको गर्म करते हैं और उसमें कार्बन की मात्रा मिलाते हैं, तो जब स्टील में कार्बन हमारा पूर्ण रूप से घुलता है, क्योंकि स्टील गर्म होगी और कार्बन उसमें घुलता है जिससे कि उसकी कठोरता बढ़े, तो जब स्टील में कार्बन पूर्ण रूप से घुल चुका होता है तो वह स्टील की जो अवस्था होती है उसी को आस्टेनाइट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा, फेराइट, जिसमें कार्बन लगभग 0% होता है या नगण्य के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ध्यान से देखिए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आसानी से आप कर पाएंगे, और ये सब क्वेश्चन आपने देख लिया तो एग्जाम में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, सरफेस हार्डनिंग करने की विधि क्या है, सरफेस हार्डनिंग कहिए या केस हार्डनिंग कहिए, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको बार बार कराया है। हमने देखा था कि एक क्वेश्चन में इस टाइप से कॉइल लपेटी हुई थी और उसमें आग जल रही थी। क्या जल रही थी, आग जल रही थी। मैंने बताया था जब आग जल रही होगी, आग का मतलब फ्लेम जल रही होगी तो फ्लेम हार्डनिंग होगी। और इस वाले फिगर में आप देख रहे हैं कि इसमें भी कॉइल लपेटा गया लेकिन इसमें फ्लेम नहीं है, इसका मतलब कि ये कौन सा है, यह इंडक्शन हार्डनिंग होगा। कौन सी हार्डनिंग होगी, इंडक्शन हार्डनिंग होगी। केस हार्डनिंग के अंतर्गत इंडक्शन हार्डनिंग आता है, तो हमारा ये कौन सा प्रोसेस है, इंडक्शन हार्डनिंग का प्रोसेस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। बाई डायरेक्शनल टार्क को प्रेषित करने के लिए किस प्रकार की की का उपयोग किया जाता है। बाई डायरेक्शनल का मतलब है कि दोनों साइड, बोथ डायरेक्शन, जो हमारी पुली शॉर्ट पे लगी हुई है, बोथ डायरेक्शन मतलब वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, दोनों साइड टार्क को, जो उस पे टार्क उत्पन्न हो रहा है, जो पावर उसे ट्रांसमिट करना है, किधर, बाई डायरेक्शनल मतलब दोनों साइड। यूनि डायरेक्शनल मतलब एक साइड होता है, तो बाई डायरेक्शनल टार्क को भी प्रेषित करना है तो किस प्रकार की उपयोग करेंगे, तो जो ऐसा की जो कि दोनों साइड टार्क को प्रेषित करे, तो वह होती है हमारी फीदर की या टेंजेंशियल की बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल की। टेंजेंशियल की के द्वारा हम जो है बोथ साइड में, दोनों साइड टार्क को प्रेषित कर सकते हैं। आपको याद होगा फेदर की का मैंने बनाया भी था, इस टाइप से होता है, या टेपर नहीं होती है, मोटाई और लंबाई पूरा एक समान होता है, या कभी वर्गाकार या गोलाई में भी हो सकती है। यह सिर्फ और सिर्फ आपको बताया गया होगा कि यह सिर्फ और सिर्फ क्या करती है, जो हमारी रोटरी सापेक्ष गति है उसको रोकती है। शाफ्ट और पुली के बीच रोटरी सापेक्ष गति को रोकती है, एक्सियल मोशन को यह नहीं रोकती है। नेक्स्ट चलेंगे। अगला क्वेश्चन है रिंग गेज का उपयोग क्या है। रिंग गेज मैंने कई बार आपको बताया है, जब से हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं कई बार एक क्वेश्चन इस टाइप से आ चुका है। रिंग गेज और प्लग गेज। प्लग आप जानते हैं सॉकेट के अंदर जाता है, तो इसलिए प्लग गेज आंतरिक चीज़ों को चेक करने के लिए यूज होता है, आंतरिक डायमीटर के लिए। और रिंग गेज, रिंग उंगली के ऊपर पहना जाता है, मतलब बाहरी डायमीटर चेक करने के लिए रिंग गेज यूज किया जाता है। तो ये पूछा है रिंग गेज का उपयोग क्यों होता है, तो ऑप्शन देखेंगे बाहरी व्यास को
चेक करना है, बाहरी व्यास की जांच करना। तो ऑप्शन 2 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आंतरिक धागे की सटीकता की जांच करने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है? धागे का मतलब थ्रेड होता है, थ्रेड का मतलब चूड़ी। इंटरनल थ्रेड या आंतरिक चूड़ी कहिए या आंतरिक धागा कभी कभी लिख देता है हिंदी में, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि धागा क्या चीज़ आ गया। धागा का मतलब थ्रेड है और थ्रेड का मतलब चूड़ी है। तो उसी चीज़ की बात करा कि आंतरिक चूड़ी की सटीकता की या एक्यूरेसी को चेक करने के लिए कौन सा गेज उपयोग किया जाता है? तो पहली चीज़ तो यार हम यहाँ ये देखेंगे कि क्या रहा है, आंतरिक की बात कर रहा है। अगर बाहरी की बात करता तो ऑप्शन क्या होगा वो तो हमें नहीं पता, क्योंकि थ्रेड की बात कर रहा है। लेकिन इतना जरूर समझ में आ जाता कि बाहरी चीज़ की बात हो रही है तो हमें रिंग गेज चाहिए होगा। लेकिन यहाँ पे आंतरिक की बात कर रहा है तो आंतरिक मैंने बताया प्लग सॉकेट के अंदर जाता है, मतलब अंदर की चीज़ें चेक करता है। तो आंतरिक आ गया, इसका मतलब हमें ये चीज़ तो समझ में आ गई कि जिसमें प्लग गेज लगा होगा वही हमारा ऑप्शन सही होगा। आंतरिक मतलब प्लग गेज। लेकिन आंतरिक थ्रेड को चेक करना है तो इसीलिए हम प्लग गेज लेंगे जो आंतरिक व्यास को चेक करता है। थ्रेड प्लग गेज होगा तो आंतरिक थ्रेड को चेक करेगा, क्योंकि इस प्लग गेज में अब थ्रेड कट गया है। अगर सिर्फ प्लग गेज होता तो आंतरिक व्यास को चेक करता। अब थ्रेड प्लग गेज है, मतलब उस प्लग गेज पे थ्रेड कटा हुआ है तो अब भी वो आंतरिक को चेक करेगा लेकिन आंतरिक थ्रेड को चेक करेगा। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? 3 सही हो जाएगा। ठीक है, और जो रिंग गेज है आप जानते हैं बाहरी व्यास चेक करेगा। स्नैप गेज किसी भी जॉब की मोटाई, लंबाई, चौड़ाई, ठीक है, या फिर किसी जॉब का बाहरी व्यास भी मापता है स्नैप गेज, ये कई काम में यूज होता है। सेंटर गेज ये जो हमारे टूल होते हैं, जो हमारे थ्रेडिंग टूल होते हैं उनके लिए यह बनाया गया होता है। सेंटर गेज कुछ इस टाइप से होता है, आप लोग को याद होगा। अगर यहाँ पे भी इसमें ऐसे एंगल कटा होता है, ठीक है, सेंटर गेज होता है कुछ इस टाइप से। और ये जनरली क्या होता है 60 डिग्री का होता है, क्योंकि जो थ्रेडिंग टूल होता है उनका कटिंग टूल 60 डिग्री होता है। एक 55 डिग्री का होगा तो एक 47.5 डिग्री का होगा। तो जो हमारे थ्रेडिंग टूल होते हैं उनके आगे का कटिंग पॉइंट को, क्योंकि जो हमारा थ्रेड बनेगा भाई वो 60 डिग्री वाला थ्रेड बन रहा है, मीट्रिक थ्रेड बन रहा है, 47.5 वाला BA थ्रेड होता है, हमारा जो BSP होता है वो 55 डिग्री वाला होता है। तो जो थ्रेडिंग टूल यूज करेंगे उनको चेक करने के लिए, अगर BA वाला हम यूज करें तो इसमें चेक करेंगे, आपका BSP वाला है तो इसमें चेक किया जाएगा, मीट्रिक वाला है तो इसमें चेक किया जाएगा। तो थ्रेडिंग टूल के आगे के पॉइंट को चेक करते हैं कि वो सही है या नहीं है, तो सेंटर गेज होता है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है गेज का नाम क्या है? ये फिगर दिया हुआ आपको और गेज का नाम पूछ रहा है। देखिए पहले ही पता चल जा रहा है गोल है, रिंग जैसा है तो रिंग गेज होगा। लेकिन रिंग गेज में कौन सा होगा? तो अंदर देखिए इसमें दिखाया गया है ऐसे, ये डॉट डॉट बना हुआ और इधर में, तो इसके अंदर होल तो है, लेकिन ये होल कैसे है? तो देख रहे हैं पीछे ज़्यादा डायमीटर दिख रहा है, आगे कम डायमीटर दिख रहा है। इसका मतलब ये रिंग गेज के अंदर होल बना हुआ है और वह होल टेपर में है। वह होल कैसे है? टेपर में। तो इस गेज का नाम क्या हो जाएगा? रिंग गेज तो है लेकिन टेपर में होल है तो ये टेपर रिंग गेज होगा। अगर नॉर्मल होता, अगर ये सीधा ऐसे होता डॉट डॉट, तो ये रिंग गेज हो जाता, लेकिन टेपर में है तो टेपर रिंग गेज होगा। टेपर रिंग गेज का यूज कहाँ करेंगे? नॉर्मल रिंग गेज, नॉर्मल डायमीटर चेक करने के लिए बाय डायमीटर। टेपर रिंग गेज अगर कोई टेपर वस्तु है, कोई टेपर बेलनाकार, हमारा जॉब है टेपर में है, तो बाहरी टेपर को चेक करने के लिए टेपर रिंग गेज यूज किया जाता है। नेक्स्ट चलेंगे। विशेष आयाम के लिए स्लिप गेज का निर्माण करने की प्रक्रिया क्या है? किसी विशेष साइज के लिए जो स्लिप गेज, विशेष साइज का मतलब है कि हमें कोई वस्तु मान लीजिए चेक करने तो होता है ना कि हमारा जो स्लिप गेज है या 2 mm वाला है, 3 mm मोटाई वाला है। तो जब हमें मान लीजिए 5 mm का चाहिए होता है, तो जो 2 mm का रिंग गेज, 2 mm का जो स्लिप गेज है और 3 mm का, उन दोनों स्लिप गेज को हम आपस में रिंगिंग मेथड द्वारा क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। मान लीजिए 2 mm वाला स्लिप गेज है और ये 3 mm वाला, मुझे 5 mm का चाहिए, तो भाई एक 2 का एक 3 का है, 3 mm पहले हम दोनों स्लिप गेज को आपस में क्रॉस में रखेंगे, फिर दोनों को सीधे दिशा में घुमाएंगे, फिर आधा आगे ले जाएंगे, पीछे ले आएंगे, जिससे इनके बीच का एयर गैप ना रहे और ये दोनों फिर आपस में जुड़ जाते हैं। दोनों गेज आपस में जुड़ के 5 mm का हो जाएंगे। तो इस प्रोसेस को रिंगिंग प्रोसेस बोलते हैं। किसी विशेष आयाम के लिए, मतलब किसी स्पेशल डायमेंशन के लिए स्लिप गेज को हमें जोड़कर निर्माण करना पड़ता है। उनका स्पेशल डायमेंशन के लिए, विशेष आयाम के लिए स्लिप गेज को जोड़ करके तैयार किया जाता है, उन्हें आपस में जोड़ा जाता है। उस प्रोसेस को रिंगिंग प्रोसेस बोलते हैं। और
जब भी हम जोड़ते हैं तो बड़ी स्लिप गेज से रिंगिंग शुरू करते हैं। तो मान लीजिए आपको कई सारी स्लिप गेज है, एक बड़ी स्लिप गेज है, फिर इससे छोटा स्लिप गेज है, फिर इससे छोटा स्लिप गेज है, फिर इससे छोटा है, इन सभी को जोड़ना है तो पहले बड़ी स्लिप गेज शुरू करेंगे, पहले बड़ा वाला जोड़ेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो बड़ी स्लिप गेज से रिंगिंग करना शुरू करते हैं। रिंगिंग का मतलब होता है जोड़ना, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कौन सी प्रक्रिया मिलने वाले घटकों के बीच फिट की गुणवत्ता में सुधार करती है? कि इनमें से कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो दो मिलने वाले पार्ट है उनके बीच फिट की गुणवत्ता, मतलब दोनों पार्ट सही से आपस में बैठ जाए, उनके बीच गैप ना रहे, या कब पॉसिबल होगा जब दोनों पार्ट बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेसी में फिनिशिंग किए गए। भाई दो पार्टों को आप आपस में फिट कर रहे हो, एक पार्टी हो गया दूसरा पार्टी हो गया, दोनों को आपस में फिट करना है एक दूसरे पे रख करके, ठीक है। तो ये दोनों जो मिलने वाले पार्ट हैं आपस में स्लाइड करना है या फिट करना है, तो इन दोनों पार्ट के बीच गुणवत्ता में सुधार का मतलब है कि ये कब अच्छे से फिट होंगे आपस में, कब होंगे जब इन दोनों का सरफेस बिल्कुल एक्यूरेसी में बना हो। बिल्कुल एक्यूरेसी में कैसे बनेगा, तो आपको मालूम है फाइलिंग के द्वारा हम फिनिशिंग करते हैं, टर्निंग के द्वारा डायमीटर कम करते हैं, तो कोई सवाल ही नहीं उसके होने का। फाइलिंग है, ग्राइंडिंग है, लैपिंग है, ये तीन प्रोसेस हमें फिनिशिंग के प्रोसेस दिख रहे हैं, फाइलिंग, ग्राइंडिंग और लैपिंग। और आपको पता होगा कि लैपिंग प्रोसेस के द्वारा सबसे अधिक फिनिशिंग हमें प्राप्त होती है, मतलब जिस जॉब पे लैपिंग किया गया होगा उनके बीच जो फिट की गुणवत्ता होगी वो ज़्यादा एक्यूरेसी में होगी, वो ज़्यादा अच्छी होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, लैपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हार्ड स्टील और कास्ट आयरन के लैपिंग के लिए किस अपघर्षक का उपयोग किया जाता है? हार्ड स्टील और या हार्डेंड स्टील भी कहीं कहीं लिखा होता है, हार्डेंड स्टील और कास्ट आयरन के लिए। हार्डेंड स्टील या कास्ट आयरन की लैपिंग करना है तो कौन सा अपघर्षक उपयोग किया जाएगा? ठीक है, तो उसके लिए होता है सिलिकॉन कार्बाइड। क्या होता है? सिलिकॉन कार्बाइड होता है हार्डेंड स्टील और कास्ट आयरन के लिए। और अगर यहीं पे अलव धातु की बात करता, कभी कभी क्वेश्चन में ये भी पूछ लेता है सॉफ्ट स्टील और नॉन फेरस मेटल, मतलब नरम स्टील का मतलब इस्पात, नरम इस्पात, और अलव धातु के लिए तो उसके लिए होता है फ्यूज्ड एल्यूमिनियम, फ्यूज्ड एल्यूमिना या फ्यूज्ड एल्यूमिनियम, इसके लिए होता है। और अगर हार्ड स्टील और कास्ट आयरन की बात करेगा तो सिलिकॉन कार्बाइड। इससे क्वेश्चन इन दोनों में से अक्सर कोई ना कोई पूछ लेता है, तो आपको ध्यान रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कौन सा परिष्करण, परिष्करण से मतलब फिनिशिंग से है, कौन सा फिनिशिंग ऑपरेशन में टूल साथ साथ में रोटेट और रेसिप्रोकेट करता है? कि कौन सा फिनिशिंग ऑपरेशन है, परिष्करण का मतलब फिनिशिंग, कौन सा इनमें से ऐसा फिनिशिंग ऑपरेशन है जिसमें टूल हमारा रोटेट भी करता है और रेसिप्रोकेट भी करता है? रोटेट का मतलब घूमना, रेसिप्रोकेट का मतलब आगे पीछे की गति करना। तो कौन सा इनमें से प्रोसेस किया जाता है जिसमें हमारा टूल रोटेट भी करता है और आगे पीछे गति भी करता है? तो देखिए ड्रिलिंग, ड्रिलिंग तो हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन क्या है, परिष्करण, फिनिशिंग ऑपरेशन। तो ड्रिलिंग तो होल करने के लिए यूज किया जाता है क्योंकि फिनिशिंग ऑपरेशन तो है नहीं। ग्राइंडिंग में आपने देखा होगा हम ग्राइंडर के ऊपर जॉब को लेकर के रगड़ते हैं, तो इसमें भी ऐसा नहीं है कि टूल रोटेट भी करे और आगे पीछे गति भी करे, ऐसा तो ग्राइंडिंग में है नहीं। लैपिंग में भी ऐसा नहीं है क्योंकि लैपिंग हमारा जनरली फ्लैट सतहों के लिए होता है, ठीक है। रोटेट वाले में होता है होनिंग, होनिंग में आपने देखा होगा जो ऑप्शन 2 है होनिंग, इसमें हमारा जो टूल होता है वह रोटेट करता है और हम होल में आगे पीछे गति करते हैं जिससे कि उसकी फिनिशिंग हो पाए। तो जो होनिंग होता है वो आंतरिक होल वगैरह की फिनिशिंग करने के लिए यूज किया जाता है। इसमें टूल हमारा रोटेट करता है और आगे पीछे की गति करता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? होनिंग ऑपरेशन में ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। रिंग प्रकार के लैप में छेद क्यों प्रदान किए जाते हैं, होल क्यों दिया जाता है? जो हमारा रिंग प्रकार का लैप होता है, लैप भी हमारा इंटरनल एक्सटर्नल हमारी लैपिंग कर सकता है। तो जो रिंग प्रकार का होगा तो रिंग मतलब अंगूठी, जो बाहरी, सीधी ही बात है, याद आ जाएगा आपको। रिंग का मतलब क्या हो गया? अंगूठी, अंगूठी बाहर पहनी जाती है, तो इसका मतलब रिंग प्रकार का लैप है। तो जो यह लैप होगा यह क्या करेगा? बाहरी सरफेस की फिनिशिंग के लिए यूज किया जाता है। रिंग प्रकार का लैप मतलब यह लैपिंग ऐसे गोलाई में बना होता है, ठीक है। और इसमें स्लॉट कटा होता है और स्लॉट में यहाँ पे बोल्ट लगा होता है, स्लॉट कटा होगा और एक बोल्ट लगा होता है
जिसको हम कम ज़्यादा करेंगे तो टाइट करेंगे तो स्लॉट नज़दीक आएगा और दूर जाएगा, मतलब स्लॉट कटा होता है जिससे हम साइज़ को एडजस्ट कर सकें। और बीच में हमारा इस टाइप से होल बना होता है और यहाँ पे साइड में होल बना होता है, ठीक है। यह होल क्यों बना होता है, तो रिंग प्रकार के लैप में छेद क्यों प्रदान किए जाते हैं, तो वह इसलिए प्रदान किया जाता है जिससे लैप कंपाउंड को पकड़ा जा सके। लैप कंपाउंड आप जानते हैं जो हमारे अब्रेसिव पार्टिकल होते हैं उसी को लैप कंपाउंड बोलते हैं, तो उन्हें इनमें पकड़ा जाता है जिससे कि वो फिनिशिंग का काम करे। जो गोल छिद्र बनाया गया है इसी में हमारा क्या होता है, लैपिंग कंपाउंड भरा हुआ होता है। तो यह जब जॉब इसके बीच में घूमती है तो यह लैपिंग कंपाउंड उससे स्पर्श करता है और उस पर फिनिशिंग का काम करता है। तो जो लैप में छेद दिया गया इसलिए दिया गया है जिससे कि लैप कंपाउंड को पकड़ा जा सके। नेक्स्ट चलेंगे, और जो स्लॉट कटा हुआ था वो साइज को एडजस्ट करता है और लैपिंग फीट को भी ध्यान में रखता है। नेक्स्ट है, शाफ्ट सतह से प्रतियोगिता के लिए किस प्रकार की की में अग्रभाग वक्र होता है। प्रतियोगिता से मतलब है शाफ्ट सतह से स्पर्श करता है जो सतह शाफ्ट सतह से क्या होती है, स्पर्श में आती है, तो किस प्रकार की में अग्रभाग वक्र होता है। तो आपको याद होगा मैंने आपको बताया था सैडल की भी दो था, एक सॉलिड सैडल की थी जो ऐसे बनी हुई थी, ठीक है, ये क्या था हमारा सॉलिड सैडल की था, और एक था हॉलो सैडल की कैसा था, तो वो उसके आगे का हिस्सा ऐसे बना हुआ था। यह क्या थी हमारी हॉलो सैडल की, ठीक है। तो हॉलो सैडल की और सॉलिड, तो जो सॉलिड वाला होता था तो उसमें हम क्या करते थे, शाफ्ट के यहाँ पे थोड़ा सा हिस्सा घिस देते थे, शाफ्ट का ऊपरी हिस्सा जहाँ पे की लगाना तो वहाँ घिस देते थे, क्योंकि आप जानते हैं सैडल की के लिए शाफ्ट में कीवे नहीं कटा होता, सिर्फ हब मतलब इसके ऊपर जो पुली लगानी है सिर्फ उसमें कीवे कटा होता है। तो यहाँ पे हम घिस देते थे ताकि इस पर बैठने के लिए की को आसान मिल जाए। और हॉलो सैडल की में क्या होता था कि इसमें हमें शाफ्ट को घिसने की जरूरत नहीं पड़ती थी, यह शाफ्ट हो गई और इसी की आकृति का की हमारा इस पर फिट हो जाए, इसीलिए की में ही ऐसी आकृति बना दी जाती थी जिससे कि यह की आसानी से इस पर फिट हो सके, ठीक है। तो यह कौन सा हो गया, हॉलो सैडल की, मतलब हॉलो सैडल की ऐसा है जिसका आगे का भाग वक्र बना हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा कि हॉलो सैडल की में आगे का भाग वक्र भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इस की का नाम क्या है, आप देख रहे होंगे इस की में जो ये की दिखाया गया है पूरे देख रहे हैं, इसकी जो मोटाई यहाँ है वही मोटाई यहाँ भी दिख रही है, एकदम पूरा क्लियर बनाया गया है कि इस की जो मोटाई चौड़ाई सब पूरा एक समान है, ठीक है। देख रहे हैं ना, जो की बनाई गई है इससे अच्छा वैसे ही दिख रहा था, अब दिख रहा होगा, ठीक है। तो यह पूरी मोटाई में एक समान है और चौड़ाई में भी एक समान है, मतलब कहीं भी टेपर नहीं है। जब टेपर नहीं है तो यह ऊपर से यहाँ फिगर में दिखाया गया कि ये जो की है आधा शाफ्ट के अंदर है और आधा ऊपर वाले हिस्से में हब के अंदर है। हब मतलब पुली, यह शाफ्ट हो गई, इसके ऊपर पुली या गियर लगा हुआ है। तो ये की आधा शाफ्ट में है आधा पुली या गियर में है, इसका मतलब यह शंख की होगा। जो की सिर्फ और सिर्फ हब में होती है, पुली या गियर में होती है, शाफ्ट में की हुई नहीं कटा होता, वो सैडल की कहलाती है। और जिस की का शाफ्ट और हब दोनों में की हुई कटा होता है वह हमारी शंख की कहलाती है। तो दोनों में फिट है, आधा हमारा पुली में है आधा शाफ्ट में है, तो यह शंख की है। कौन से शंख की है, क्योंकि यह पूरी लंबाई चौड़ाई में बराबर है, थोड़ी भी टेपर नहीं है, तो इसलिए इसको पैरेलल शंख की बोलेंगे। और अगर ये टेपर में बनाया गया होता तो टेपर शंख की हो जाता, क्योंकि ये टेपर में नहीं बनाया गया है तो पैरेलल शंख की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। (230 डिग्री सेल्सियस से गर्म करके किस प्रकार के कटिंग टूल को टेम्पर्ड किया जाता है। आप जानते हैं कोई भी कटिंग टूल होता है तो उसे हम हमेशा हार्ड और टेम्पर करते हैं। जब हम उसे हार्ड करते हैं तो उसकी हार्डनेस बढ़ती है, लेकिन उस समय क्या होता है, मैंने आपको बताया था हार्ड करते समय जो कटिंग टूल होती है उसकी हार्डनेस ज़्यादा हो जाती है, और हार्डनेस ज़्यादा होने से उसमें भंगुरता का गुण आ जाता है, जिससे कि हम उस कटिंग टूल को यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए किसी भी कटिंग टूल को हार्ड करने के बाद टेम्पर्ड किया जाता है। टेम्पर्ड में क्या करते हैं कि धातु के हार्डनेस को थोड़ा सा कम करते हैं, जिससे कि उसकी भंगुरता थोड़ी कम हो जाए और हम उसे यूज कर सकें। तो वही है कि कौन सा ऐसा टूल है जिसको 223 डिग्री सेल्सियस से गर्म करके टेम्पर करते हैं, तो वह टर्निंग टूल होता है। जो लेथ मशीन पे हमारा टर्निंग टूल यूज किया जाता है उसको हार्ड करने के बाद टेम्पर्ड करते समय 223 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके फिर ठंडा करते हैं, जिससे कि वो टेम्पर्ड हो जाता है, फिर हम उसे यूज कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे।
स्टील में नॉर्मलाइजिंग प्रक्रिया की जाती है। ये क्वेश्चन अभी पीछे भी आया हुआ था, आपको मैंने बताया था नॉर्मल होने के लिए आपको स्ट्रेस स्ट्रेन दूर करना है तो नॉर्मल हो जाओगे। तो ऑप्शन 3 आपका सही होगा, स्ट्रेस स्ट्रेन को दूर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कौन सी ऊष्मा उपचार प्रक्रिया स्टील की वियर रेजिस्टेंस को बढ़ाती है? वियर रेजिस्टेंस का मतलब घिसाव प्रतिरोध। घिसाव प्रतिरोध मतलब कौन सी प्रोसेस के द्वारा हम कौन सा हीट ट्रीटमेंट करके किसी मेटल में घिसाव प्रतिरोध बढ़ा सकते हैं, मतलब कि वो मेटल घिसने का विरोध करे। किसी मेटल में कौन सा हम हीट ट्रीटमेंट कर दे जिससे कि वो जल्दी घिसे नहीं या घिसने का विरोध करे। तो आपको मैंने बताया था कि हार्डनिंग प्रोसेस, किसी भी मेटल में जब आप हार्डनिंग प्रोसेस करोगे तो उसमें कार्बन की मात्रा बढ़ती है और किसी भी चीज़ में कार्बन की मात्रा जितना अधिक वह उतना अधिक कठोर होगा, और जो जितना कठोर होगा वह उतना ही घिसने का विरोध करेगा, मतलब वो जल्दी घिसेगा नहीं ना ही जल्दी कटेगा। कठोरता का मतलब क्या है? जो कटने और घिसने का विरोध करे, तो वह हार्डनिंग प्रोसेस होता है। जब हार्डनिंग प्रोसेस करते हैं तो उसमें क्या होता है? कार्बन की मात्रा बढ़ती है जिससे वो कठोर होता जाता है, और जब कोई चीज़ कठोर हो जाएगी तो जल्दी घिसेगी नहीं, जल्दी कटेगी नहीं। इसका मतलब घिसाव प्रतिरोध के लिए हमें कौन सा ट्रीटमेंट यूज करना होगा? हार्डनिंग का। नेक्स्ट चलेंगे। अगला, एनीलिंग का उद्देश्य क्या है? एनीलिंग जो होती है इससे क्या फायदा होता है? स्टील को नरम करने के लिए, काटने की क्षमता जोड़ने के लिए। देखिए एनीलिंग करेंगे तो काटने की क्षमता नहीं जुड़ेगी, क्योंकि आपको मालूम है काटने की क्षमता कब बढ़ेगी? जब उसे हम हार्ड करेंगे। तो ये हो नहीं सकता। घिसने का प्रतिरोध कब आएगा? जब हम उसे हार्ड करेंगे, तभी तो जल्दी घिसेगा नहीं, अभी हमने देखा। तो यह भी ऑप्शन नहीं हो सकता। स्टील की ग्रेन संरचना को रिफाइन करना है तो भाई नॉर्मलाइजिंग वगैरह हमें करना पड़ेगा। और है स्टील को नरम करने के लिए, तो स्टील क्या होती है? एनीलिंग हम प्रोसेस यूज करते हैं, जिससे कि क्या होता है? हमारी स्टील थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है, जिससे हम उस पर आगे का प्रोसेस कर पाते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी जॉब पे हम कोई प्रोसेस करते हैं तो जॉब को प्रोसेस करते करते समय उसे बार बार ठंडा गर्म करते समय उसमें क्या होता है? उसमें जो पहले का गुण था, मान लीजिए सॉफ्ट रहा होगा तो उसमें हार्डनेस का गुण आ जाता है। अब उस पर आगे का प्रोसेस करना, तो उसे काटना या घिसना आसान नहीं होता। तो उस जॉब पे फाइलिंग की जा सके, उसे फिनिशिंग की जा सके, इसलिए उस पर क्या करते हैं? हम एनीलिंग प्रोसेस करते हैं, जिससे कि स्टील थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है, फिर हम उस पर आगे की प्रोसेस कर पाते हैं, उसे काट घिस पाते हैं। तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। स्टील को नरम करने के लिए एनीलिंग का प्रोसेस का हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है, स्क्वायर हेड स्क्रू में कॉलर क्यों प्रदान किए जाते हैं? जो हमारा स्क्वायर हेड स्क्रू होता है उसमें कॉलर का मतलब है, स्क्वायर हेड आप जानते होंगे, ऐसा स्क्रू जिसका हेड स्क्वायर आकृति में हो। एक हेक्सागोनल होता है, सबसे अधिक हेक्सागोनल यूज होता है, लेकिन लकड़ी के कामों में या जहाँ पे हमें बार बार नट को खोलना बंद करना होता है, वैसी जगहों पे हम स्क्वायर हेड वाला स्क्रू यूज करते हैं। स्क्वायर हेड स्क्रू के साथ हमारा कॉलर लगा होता है। कॉलर मतलब वाशर नुमा उसके साथ जुड़ा हुआ होता है। वह इसलिए होता है जिससे कि वह जिस सरफेस पे हम उसे टाइट कर रहे हैं, लूज कर रहे हैं, उस सरफेस को खराब होने से बचाया जा सके। डायरेक्ट हमारा नट का हेड होगा तो उस पर वहाँ पे क्या होगी? सरफेस खराब हो जाएगी हमारे वर्क पीस की। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा स्क्वायर हेड स्क्रू होता है उसके साथ जनरली कॉलर या वाशर टाइप का लगा रहता है, जिससे कि हमारी जो वर्क पीस है उसकी सरफेस खराब ना, उससे सुरक्षित रखा जा सके। तो ऑप्शन ए आपको दिख रहा होगा, कार्य की सतह को सुरक्षित रखने के लिए स्क्वायर हेड स्क्रू में कॉलर लगा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। टेपर प्लग गेज का उद्देश्य क्या है? तो आपको अभी मैंने बताया प्लग गेज मतलब अंदर का डायमीटर चेक करना हो, और टेपर प्लग गेज है तो अंदर का डायमीटर चेक करेगा, लेकिन टेपर वाला चेक करेगा। भाई प्लग गेज अंदर का, टेपर का मतलब टेपर वाला। तो ऑप्शन देख रहे होंगे यहाँ पे, ऑप्शन 3, परफेक्ट फिट के साथ टेपर्ड छेद की जांच करें। टेपर्ड होल की जांच करने के लिए टेपर प्लग गेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। एडजस्टेबल रिंग लैप में स्लॉट क्यों दिए जाते हैं? तो मैंने आपको बताया था कि जो एडजस्टेबल रिंग लैप था इस तरह से गोलाई में था, यहाँ पे स्लॉट कटा हुआ था थोड़ा सा, और यहाँ अंदर होल था, यहाँ पे भी थे जिसमें लैपिंग कंपाउंड पकड़े जा रहे थे। यहाँ पे नट बोल्ट लगा था जिससे हम इसके साइज को एडजस्ट कर रहे थे। तो एडजस्टेबल रिंग लैप में स्लॉट जो होता है वह साइज को भी एडजस्ट करता है और लैपिंग कंपाउंड की फीडिंग की भी अनुमति के लिए होता है। दोनों ऑप्शन सही होते हैं, कहीं कहीं पे दोनों दे देता है। तो अगर दोनों दिया होगा तो उस केस में आप पहले इसको ही सही करोगे। ठीक है, पर दोनों ऑप्शन सही होते हैं, तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा घर्षक में उत्कृष्ट कटाई गुण होता है और महंगा होता है? मतलब कौन सा ऐसा अब्रेसिव पार्टिकल है जिसके कटाई गुण तो अच्छे होते हैं लेकिन वो महंगा होता है? तो वह है हमारा बोरान कार्बाइड।
बोरान कार्बाइड हीरा से कठोरता में थोड़ा सा ही कम है, इसके कटिंग जो है हमारी कटाई गुण बहुत ही अच्छे होते हैं, उसकी कटिंग क्वालिटी बहुत अच्छी है, लेकिन यह महंगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लैपिंग क्या है? फाइलिंग ऑपरेशन, ग्राइंडिंग, चिजलिंग ऑपरेशन, प्रिसीजन फिनिशिंग ऑपरेशन। तो आपको मालूम है कि लैपिंग के दौरान फिनिशिंग ऑपरेशन करते हैं, वो भी प्रिसीजन। प्रिसीजन का मतलब सूक्ष्म, मतलब बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी में फिनिशिंग करने के लिए लैपिंग का यूज किया जाता है। तो वही है प्रिसीजन फिनिशिंग ऑपरेशन में सूक्ष्म मापी, सूक्ष्मता से ज़्यादा एक्यूरेसी में, उसके लिए हम उसका यूज करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका, इस लैप टूल का नाम क्या है? ठीक है, कुछ जगहों पे आप देखेंगे इस क्वेश्चन को गलत भी दिया हुआ है, स्प्लिट बूस्ट लैप या कुछ ऑप्शन में दे देता है, लेकिन यह जो लैप है आपका यहाँ देख रहे हैं स्लॉट कटा हुआ है और ये स्क्रू है। इस स्क्रू को जब हम टाइट करेंगे तो यह क्या होगा, इसका साइज कम हो जाएगा। स्क्रू को लूज करेंगे तो साइज बढ़ जाएगा, मतलब एडजस्टेबल रिंग लैप है। कौन सा रिंग लैप है? एडजस्टेबल रिंग लैप है, जिसके साइज को इस स्क्रू के द्वारा कम या अधिक कर सकते हैं, तो इसीलिए इसको एडजस्टेबल रिंग लैप बोला जाता है। ठीक है, अगर वीडियोज पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, बाकी यहाँ वेबसाइट से आप जानते हैं globaliti.org, यहाँ से अपना PDF डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आगे के क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।